मुंबई से हम आए हैं और यहाँ पर हमने सोचा था कि आकर नायक साहब सबसे पहले तो बिरसा मुंडा साहब का इलाका है, तो सोचा था उनकी गोद में बैठ के उनकी गोद का आनंद लेंगे। पर माफी चाहूंगा बोलने से पहले कि जय आदिवासी की जब भी घोषणा दी तो थोड़ा सा जोश हमें कम लगा। माइक मेरे ख्याल से अभी बदला है तो थोड़ा जोश भी आपका बदलना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर भगत सिंह का एक बच्चा बिरसा मुंडा के बच्चों से मिलने आया है। तो जय आदिवासी की आवाज, जय आदिवासी की आवाज अगर नहीं आई तो ये सरदार को अच्छा नहीं लगेगा। एक तो पुनः करूँ या जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, बिरसा मुंडा भगवान की, बिरसा मुंडा भगवान की। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा आप सबका। यहाँ पर आया तो बिरसा मुंडा साहब को हम बहुत चाहते हैं, हमारे पंजाब में भी उनको बहुत चाहते हैं, क्योंकि पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में जब हिंदुस्तान की गुलामी के समय अंग्रेजों ने 121 बंदों को फांसी दी थी, तो 121 बंदों में से 102 बंदे सिख थे, पंजाब के थे। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि शहीदों का मूल्य क्या होता है। और यहाँ पर आकर आप सबके सामने खड़े होकर हमारे जो शहीद बिरसा मुंडा थे आज देखकर इतनी खुशी होती है, क्योंकि शहीद ही शहीदों का दुख भी समझते हैं और गर्व भी समझते हैं। धन्यवाद करूंगा क्योंकि बिरसा मुंडा साहब जब रांची की जेल में थे तो रांची की जेल से उन्होंने एक आवाज निकाली थी कि रानी को गिराना है, रानी को गिराना है, आदिवासी का राज लाना है। उस समय रानी अंग्रेजों की थी। आपका धन्यवाद है 2024 में नंदुरबार की रानी को गिराकर आपने यहाँ पर एक आदिवासी के बच्चे को जो मौका दिया है तो पूरे हिंदुस्तान ने उसकी सराहना की है। सबसे पहले तो मैं झूठ की बात करूंगा कि जो 2014 में झूठ की और डर की लहर चालू हुई थी, तो वो झूठ बोलना चालू किया था दो रंगे बिल्लों ने। दो हिंदुस्तान के रंगे बिल्ले हैं, बाजू में ही गुजरात है, वहां से आते हैं, और उन्होंने झूठ बोलना चालू किया था और इतना झूठ बोला था और लोगों को इतना डराया था। पर मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का कि आपने डराया लोगों को, आपने धमकाया लोगों को, आपने पुलिस लगाई, ईडी लगाई, सीबीआई लगाई, नारकोटिक्स लगाया। आपने लोगों को डरा डरा कर, धमका धमका कर भारतीय जनता पार्टी में लिया और इस तरह आपने महाराष्ट्र से गंदे नेताओं को कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, शिवसेना से साफ कर कर एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी में लिया। इस करके आपका धन्यवाद करता हूं। आप ही के जिला के ऐसे नेता थे विजय कुमार गवित जी, जो एक टाइम कांग्रेस में थे। 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन, डर का दामन पकड़ा। नायक साहब मन में चोर था इस करके गए थे ना वो लोग। मन साफ होता तो आपके जैसे यहाँ पर बैठे होते, वहां पर छुप के नहीं बैठे होते। उन्हीं के साथ हिना गवित वहां पर गई। अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे बस झालं रे तुझा मोदी सरकार। आता महाराष्ट्रामध्ये गुजरातचा डंका वाजवणार नाही, कारण महाराष्ट्रामध्ये आता मराठी माणसांचा डंका वाजवणार, शरद पवार साहेबांचा डंका वाजवणार, नाना पटोलेंचा डंका वाजवणार, उद्धव बालासाहेब ठाकरे यांचा डंका वाजवणार। 2019 में तो ऐसा हुआ कि मोदी जी को पैसे की जरूरत थी और पैसा उनको पता था महाराष्ट्र में, तो चोरों को पकड़ना चालू किया। आप ही के एक चोर को यहां से पकड़ा, भरत गावित को। ते चोराला त्यांनी सांगितले की आमच्याकडे या, नाहीतर पैसे अर्धे अर्धे। चोरांनी सांगितलं मोदीजी आत्ता येतो।
गेले मोदीजीकडे. आता तिकीटसाठी मी राष्ट्रवादीला आहे, शरद पवार साहेबांसोबत आहे. आणि ते 85 वर्षाच्या तरुण जेव्हा आमची पार्टीची गद्दारी अजितदादांनी केली होती ना, त्यावेळी मी आणि माझा प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख, जयंत पाटिल साहेब पवार साहेबांच्या सोबत होते. हमें हमारा हाथ पकड़ के पवार साहब ने एक ही बात बोली थी कि 40 गए तो क्या हुआ. करोड़ों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले महाराष्ट्र में बैठे हैं और अब नेताओं को भगाना है, चोरों को भगाना है और अच्छी राजनीति को महाराष्ट्र में लाना है. भरत गावित साहब जब राष्ट्रवादी में आए बीजेपी से, तो हम तो पार्टी में हंस रहे थे कि साला भारतीय जनता पार्टीला तिकीट भेटली नाही म्हणजे ते राष्ट्रवादी अजितदादाला गेले, ते पण डुप्लिकेट पक्ष. ओरिजिनल बंदे आमचे शरद पवार साहेब. आज शायद भरत गावित साहब के पिताजी यहाँ पर होते, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. भले आज विरोधक है हमारे, पर भरत गावित साहब के पिता की जो इज्जत थी वो आज भी हमारे दिल में है. और इतना ही कहूंगा कि इंसान और पार्टी, बेटा गलत हो गया तो क्या हुआ, बाप तो सही था. और आज अगर वो बाप जिंदा होता तो नायक साहब चप्पल मार के अपने बेटे को वापस कांग्रेस में लेके आता और बोलता कि ये गद्दारी तूने जो की है, ये गद्दारी यहाँ पर हमारे आदिवासियों के खून में नहीं है. आज पूरे महाराष्ट्र में जब हम घूमते हैं तो महाराष्ट्र की बात करते हैं. महाराष्ट्र में एक बात आपको बता देता हूं कि आने वाली सरकार मेरी भी है, आपकी भी है, नायक साहब की भी है. क्योंकि आने वाली 23 तारीख को महाराष्ट्र में जो झंडा उछलेगा वो महाविकास आघाड़ी का हम उड़ाएंगे और यहां से गद्दारों को भगाएंगे. आज यहाँ पर महिलाएं बहुत बैठी है, माताएं मेरी बहनें बहुत बैठी है, मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहनें. तो यहाँ पर जब हम आए तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर आकर हम गुजरात की तरफ भी जाएंगे. 2 गुजरात में जाने के हमारे बड़े रीजन है. एक 23 तारीख के बाद हम वो काम करेंगे, एक हम सोच रहे हैं आज ही करें क्योंकि 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा. तो आज हम सोच रहे हैं कि गुजरात में जाए और गुजरात में जाकर देव मोगरा माता का आशीर्वाद ले और वहां पर उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमारे नायक साहब को आपने जिताना है. पर यहाँ पर आकर जब हमारी माताओं को, हमारी बहनों को इस संख्या में मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि देव मोगरा माता का दर्शन करना है तो शायद आज गुजरात में जाने की जरूरत नहीं है. मेरे सामने ही मेरी यहाँ पर सिर झुकाकर कहता हूँ कि देव मोगरा माँ बेटी है और ये माँ का आशीर्वाद शिरीष कुमार नायक के साथ है, ये हमें अच्छी तरह से पता है. मी प्रांताने आणि धर्माने मी सांगू तर मी एक सिख आहे. माझं नातं आहे पंजाबशी. पंजाब ही माझी मावशी आहे आणि महाराष्ट्र मी सांगू तर महाराष्ट्र ही माझी आई आहे, ही माझी आईची धरती है. पर नायक साहब, पूरे महाराष्ट्र में पिछले 20 दिन से हम जब घूम रहे हैं तो महायुति इतनी गंदी, ये जो शिंदे गठ, अजीत गठ, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ो, गटर जनता पार्टी है वो, तो वो जब वहां पर हम घूमते हैं तो ऐसी टिप्पणी करते हैं कि अरे राष्ट्रवादीला सरदार, महाराष्ट्राला सरदार. काही सरदार आणि सिख आम्ही महाराष्ट्र नाही का? आहे ना, आम्ही महाराष्ट्राचे. आमचे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने नांदेड़ शहर को बसाया था और आज भी नांदेड़ में जाकर देखो तो नांदेड़ में आपको सरदार भी मिलेंगे, मराठी भी बोलेंगे आणि ते पण माझ्यासोबत सांगणार की माझी आई म्हणजे महाराष्ट्राची ही धरती आहे, पंजाब आमची मावशी आहे. मुझे देखकर मजाक वहां पर बनाया कि अरे सरदार, राष्ट्रवादी का झंडा तो देख पहले तू राष्ट्रवादी के झंडे में और कांग्रेस के झंडे में, जैसे कि हिंदुस्तान का झंडा है, राष्ट्रवादी के झंडे में, कांग्रेस के झंडे में हिंदुस्तान का झंडा दिखता है. और वो मुझे मजाक बनाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा देखो, कांग्रेस का झंडा देखो, राष्ट्रवादी का झंडा देखो, सबसे पहले वहां पर एक भगवा रंग आता है जो कि हिंदुत्व का रंग है. मुझे गर्व है मेरे हिंदू भाइयों पे.
दूसरा वो कहता है कि यहाँ पर सफेद रंग आता है जो कि ईसाई धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का रंग है। मुझे गर्व है मेरे क्रिश्चियन भाइयों पे। तीसरा वो कहते हैं कि यहाँ पर एक हरा रंग आता है जो मुसलमानों का, इस्लाम का रंग है। मुझे गर्व है मेरे मुस्लिम भाइयों पे, क्योंकि ये देश अनेक है फिर भी एक है। पर वो मुझे पूछते हैं कि तुम सरदार ये तीन रंग में कहा। तो आज यहाँ पर इतना ही ऐलान करूंगा कि कोई भी झंडे को जब ऊपर करना होता है तो वो झंडे में डंडा जरूर लगता है, और ये डंडे वाली कौम आज तुम्हारे साथ आ गई है। और ऐसा डंडा ये भारतीय जनता पार्टी को देना है कि कभी ये देख ना पाए। 2 साल पहले जब हमने दिल्ली को घेरा था, राकेश टिकैत साहब के साथ जाकर मैं 15 दिन वहां पर किसान मोर्चा में बैठा। मैं वहां पर भाषण करता था, वहां पर मेरे किसान भाइयों के साथ बैठता था। पर अंदर ही अंदर रात को जब मैं सोता था तो नींद में मुझे ऐसे गंदे सपने आते थे कि किसान आंदोलन में मुझे पंजाब के किसान दिख रहे हैं, मुझे यूपी के किसान दिख रहे हैं, मुझे राजस्थान के किसान दिख रहे हैं, हरियाणा के दिख रहे हैं, बिहार के दिख रहे हैं, पण महाराष्ट्राचे माझे मला किसान बंधू दिसत नाही। 16वें दिवस पे हमारे महाराष्ट्र के आपके मेरे बड़े किसान नेता शरद पवार साहब वहां पर आए। महाराष्ट्र से मेरे किसान वहां पर लाए, और महाराष्ट्र जब भी वहां पर आया तो मैंने मेरे पंजाब के भाइयों को मेरा सीना चौड़ा करके दिखाया और बोला, आता माझे भाग दबाले। हमें धक्के मारे गए थे वहां पर। 800 से ज्यादा किसान वहां पर मरे हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगा, अपने हाथों से मैंने खुद, कहते हैं कि जब पिता की मृत्यु होती है, जब पिता मरता है तो उसे अग्नि उसका बच्चा देता है। 800 मेरे किसान वहां पर मरे, वहां पर कईयों को मैंने अग्नि दी। और ये हिंदुस्तान के लिए नहीं था, ये किसानों को भड़का कर लाया गया था। मोदी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तो खानदान है, पर जिसका मरता है ना वो दुख उसको पता चलता है। और वहां पे जब हम वो लाशें किसानों की जलाते थे तो हमें ये नहीं लगता था कि हम कोई एक अनजान व्यक्ति की लाश जला रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि हमने भगत सिंह की चिता को अग्नि दी है, हमने सुखदेव की चिता को अग्नि दी है, हमने राजगुरु की चिता को अग्नि दी है, हमने बिरसा मुंडा जी के, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की चिता को अग्नि दी है। क्योंकि वो जो किसान वहां पर शहीद हुए थे, वो मेरे लिए नहीं या अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। और तभी जाकर ये गंदे 3 कानून उन्होंने वापस लिए थे। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने उस समय किसान मोर्चे में किसानों का साथ दिया, शरद पवार साहब का जिन्होंने किसान का साथ दिया, उद्धव साहब जिन्होंने किसान का साथ दिया। क्योंकि इतना समझ के चलिए, अगर किसान है तो भारत देश है, अगर किसान नहीं रहेगा तो भारत देश भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर महाराष्ट्र में देखो तो ये एकनाथ शिंदे, एक डायलॉग आप सबने बहुत फेमस किया था, मैं पूछूंगा आप उसका जवाब दीजिए। आप सब बोलते हो 50 खोके ऐकून येत नाही, 50 खोके 50 खोके एकदम ओके। म्हणजे त्यांच्या आमदारांना, गद्दारांना 50 कोटी 50 खोके भेटले। आमचे किसानाला काय, आमचे गन्यांना काय, आमची सोयाबीनला काय। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आपको विनंती कर रहा हूं, आने वाली 23 तारीख को हमारी सरकार बनने वाली है। 23 तारीख तक जिसने भी सोयाबीन रखी है, 1 ग्राम भी सोयाबीन आप बेचना मत, क्योंकि आने वाली 23 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। 1 हफ्ते का हम टाइम जरूर आपसे लेंगे। 1 दिसंबर से सोयाबीन को बेचना चालू कर